तो अलग अलग देश धीरे धीरे जुड़ते ही जा रहा है और वर्ल्ड वॉर 3 का इंडिकेशन हमें यहीं से मिल रहा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार बहुत बुरी तरीके से ईरान पर हमला करने वाले। तो जी हाँ, एक के बाद एक बड़ी से बड़ी खबर आते जा रही है बाजार से रिलेटेड। और अब तो मार्केट में वर्ल्ड वॉर 3 की भी आलोचना शुरू हो चुकी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसके पीछे क्या कारण है कि वर्ल्ड वॉर 3 की आलोचना शुरू हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कोस्पी का मार्केट यानी कि साउथ कोरिया का मार्केट 20% क्रैश हो चुका है। सपोज करो अगर हमारा निफ्टी 50 20% क्रैश हो जाएगा तो क्या ही माहौल होगा। साउथ कोरिया में अभी वही कहानी है, उन लोगों का मार्केट 20% क्रैश हो चुका है। अब उन लोगों का जो मार्केट क्रैश क्यों हुआ उसके बारे में बात करेंगे और उसका असर हमारे बाजार में पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। एलपीजी गैस से रिलेटेड एक बहुत ही खराब खबर है, उसके बारे में बात करेंगे। Q1 का रिजल्ट आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। एफएमसी का मीटिंग हुआ रिसेंटली, तो उसमें क्या क्या कहानी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है, तो आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स आया है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस एक ही वीडियो में शेयर बाजार की पूरी जानकारी, पूरा न्यूज आज आपको इस एक ही वीडियो से पता चलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हमेशा की तरह सबसे पहले शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट से, देखते हैं ग्लोबल मार्केट का क्या कहानी चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर अमेरिकन बाजार की बात किया जाए तो अमेरिकन बाजार में हमें मोटा मोटी ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट की बात किया जाए तो यूरोपियन मार्केट एकदम हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। देन अगर हमें एशियन मार्केट को देखा जाए तो एशियन मार्केट में हमें खतरनाक तेजी देखने को मिल रहा है। अब एशियन मार्केट में इतना जोरदार तेजी क्यों है, खासकर कोस्पी का मार्केट यानी कि साउथ कोरिया का मार्केट में 15% का तेजी, जबकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि साउथ कोरिया का मार्केट तो 20% क्रैश हो चुका है। तो ये 15% का तेजी, ये क्या कहानी है, तो इसके पीछे क्या कहानी है इसके बारे में तो आगे बात करेंगे ही। देन अगर बात किया जाए अभी का सबसे बड़ा डर जो है और सबसे बड़ा जो टेंशन है वो है अमेरिका और ईरान का वार। तो उसका क्या अपडेट है, तो अभी से ठीक 44 मिनट पहले का खबर है, तेहरान अटैक्स कुवैत थ्रीटेंस रीजन विद फ्लेम्स ऑफ वार। यानी कि तेहरान ने भैया हमला कर दिया है कुवैत पर, काफी खतरनाक तरीके से हमला कर दिया है। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आकर धमकी देना शुरू कर दिया है। ट्रंप वांट्स फ्रेश स्ट्राइक्स ऑन ईरान आर कमिंग एज कुवैत रिपोर्ट्स। यानी कि जैसे ही तेहरान ने अटैक कर दिया कुवैत पर तो डोनाल्ड ट्रंप पूरा भड़क चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी पे धमकी देते जा रहे हैं कि ईरान अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 घंटा पहले का खबर है, यूएस टू बॉम्ब ईरान दिस वीकेंड, ट्रम्प गिव्स हिट वेरी हार्ड। यानी कि यूएस जो है बॉम्ब फेंकने वाला है ईरान पर इसी वीकेंड में, ऐसा मेरा कहना नहीं है, यहाँ पे आप रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। इसी वीकेंड में डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा बॉम्ब मारने वाले हैं। ट्रम्प गिव्स हिट वेरी हार्ड, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार बहुत बुरी तरीके से ईरान पर हमला करने वाले हैं। अब वो करेंगे नहीं करेंगे आगे देखा जाएगा, लेकिन रिपोर्ट के थ्रू से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कहानी तो यही चल रहा है। देन अगर आप अलग अलग और भी रिपोर्ट्स को पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट हाउस सिग्नल्स ट्रंप इज वेगिंग न्यू स्ट्राइक्स ऑन ईरान। यानी कि व्हाइट हाउस ने भी सिग्नल दे दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप न्यू स्ट्राइक करने वाला है, बुरी तरीके से, खतरनाक तरीके से ईरान पर हमला करने वाला है। पूरा का पूरा न्यूज में अभी यही कहानी चल रहा है, ठीक है ना। देन अगर बात किया जाए तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी आलोचना शुरू हो चुकी है। अब वर्ल्ड वॉर का कहानी कहां से शुरू हो गया, देखिए वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या होता है। वर्ल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि पहले शुरू होती है 2 देशों के बीच लड़ाई, एक ए देश एक बी देश, 2 देशों के बीच लड़ाई होती है। अब अगर ए देश का जो सपोर्टर है उनका कुछ देश अगर सपोर्टर ए को सपोर्ट करता है तो बी देश का भी कुछ सपोर्टर देश होगा, वो भी आ जाएगा। तो 2 देशों के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन ए देश का भी सपोर्टर अलग अलग देश आ गया, बी देश का भी अगर सपोर्टर अलग अलग देश आके एक दूसरे पर हमला बोलने लगे तो उसी को कहा जाता है चेन वार यानी कि वर्ल्ड वार। तो अभी कहानी कुछ उसी दिशा में जा रहा है। हम लोग तो यही प्रे करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन सिचुएशन अभी उसी दिशा में जा रहा है। अब जैसा कि आपको पता है कि फिलहाल मिडिल ईस्ट में 2 तरीके का वार चल रहा है, एक अमेरिका और ईरान का वार चल रहा है और दूसरा रसिया एंड यूक्रेन का भी वार चल रहा है। जी हाँ, कुछ दिनों से लोगों का कंसंट्रेशन ये रसिया और यूक्रेन से हट गया था, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि रसिया एंड यूक्रेन का भी वार काफी समय से चल रहा है। तो अभी वही दोनों देश ने फिर से एंट्री मार लिया है और इस बार उन्होंने जो एंट्री मारा है ईरान पर डायरेक्ट एंट्री मार लिया है। यानी कि रसिया और यूक्रेन के बीच वार चल रहा था, लेकिन इस बार यूक्रेन ने ईरान पर हमला बोल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूक्रेन स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन शिप, यानी कि यूक्रेन ने भैया ईरानियन शिप पर हमला बोल दिया है और काफी सारे लोगों ने अपना जान भी गंवा दिया है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर यूक्रेन कहां से टपक गया, ये कहानी कहां से शुरू हो गया। हम लोग बात करते थे ईरान और यूएस का, अब यूक्रेन ने क्यों हमला बोल दिया है तो उसके लिए आपको एक कहानी को समझना पड़ेगा। यहां पे आप देख सकते हो ये रहा ईरान, ये रहा यूक्रेन और ये रहा रशिया। अब
ये दोनों देशों के बीच भैया वार चल रहा है, तो यूक्रेन ने ईरान के शिप्स पर क्यों हमला किया? तो जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन यूएस के इशारों पे चलता है, यानी कि यूक्रेन वही करेगा जो यूएस बोलेगा। अब मैं ऐसा नहीं बोलता कि यूएस ने कहा है यूक्रेन को कि ईरान के शिप्स पर हमला करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन इतना आप समझ लो कि यूक्रेन यूएस के इशारों पे नाचता है। अब यूक्रेन ने जो ईरान के शिप्स पर हमला किया है, तो यूक्रेन ने इसके पीछे का रीजन ये दिया है कि यूक्रेन ने कहा है कि यहां से ईरान के रास्ते से एक शिप जा रहा था, जो शिप्स हमें लग रहा था कि ये जो शिप्स है ये रसिया को मदद करने के लिए जा रहा था। ध्यान से समझना, यूक्रेन ने ऐसा कहा है कि ईरान के रास्ते से एक शिप जा रहा था, जो शिप्स हमें ऐसा लगा कि वो जो शिप है वो रसिया को मदद करने के लिए जा रहा था, और इसी की वजह से हमने भैया उस ईरान के शिप्स पर हमला बोल दिया। लॉजिक उन्होंने सही लगाया है, लेकिन यहाँ पे हर किसी को पता है कि यूक्रेन ने जो ईरान पर हमला किया है उसके पीछे क्या कारण है। आपको क्या लगता है, क्या ये रीजन सही है या फिर गलत है? आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है ना। तो उन्होंने ये रीजन दिया है और इसीलिए यूक्रेन ने ईरान पर भैया हमला बोल दिया है। अब उसके बाद ईरान भी भैया चुप नहीं बैठेगा, ईरान भी यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर हमला कर दिया है। इनफैक्ट वार्निंग भी दिया है कि अगर आप सुधरते नहीं हो तो हम लोग भी नेक्स्ट टाइम बहुत जोरदार हमला आपके ऊपर करने वाले हैं। तो कहां ईरान और यूएस लड़ रहे थे और यूक्रेन और रसिया लड़ रहे थे, लेकिन कहानी में अब अलग सा ट्विस्ट खड़ा हो चुका है। और इनफैक्ट एक और ट्विस्ट खड़ा हो चुका है, इराक और सऊदी भी एक दूसरे के ऊपर जोरदार हमला कर रहा है। तो अलग अलग देश धीरे धीरे जुड़ते ही जा रहा है और वर्ल्ड वॉर 3 का इंडिकेशन हमें यहीं से मिल रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब क्या होगा कि जब हर एक देश एक दूसरे पर हमला बोलेगा उसी को वर्ल्ड वॉर 3 कहा जाएगा। तो कहानी अभी वैसा ही दिशा में जा रहा है। हम लोग तो भैया यही मनाएंगे कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो शेयर बाजार को भैया रोकना, शेयर बाजार को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। देन यहां पे आप देख सकते हो, ईरान वांट्स यूक्रेन ऑफ रिस्पॉन्स ओवर रिपोर्टेड अटैक ऑन कमर्शियल वेसल्स, यानी कि ईरान ने यूक्रेन को वार्निंग दे दिया है कि आप लोगों ने जो हमारे कमर्शियल वेसल पर हमला किया है ये आप सुधर जाओ, नहीं तो हम लोग आपके ऊपर बहुत जोरदार कार्रवाई करने वाले हैं। यहाँ पे आप रिपोर्ट के थ्रू से खबर देख लिया ना। देन अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, येमेन्स हाउथीज डिनाई प्लान टू चार्ज शिप्स ट्रांजिटिंग रेड सी, यानी कि इसको थोड़ा सा कहानी को पीछे से आपको समझना पड़ेगा। फिर से गूगल मैप पे मैं आपको ले जाता हूं, तभी आप चीजों को बारीकी से समझ पाओगे। अब यहाँ पे देखो, ये रहा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। अब ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है ये ईरान के कब्जे में आता है और ये पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रास्ता है, क्योंकि इस रास्ते से काफी ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। लेकिन अभी इस रास्ते में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है वार की वजह से। तो ये रास्ता जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह ये जो रास्ता है इसको कहा जाता है रेड सी। ये रास्ता भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए, क्योंकि इस रास्ते से भी काफी ज्यादा क्रूड ऑयल हो, एनर्जी हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स हो, उसकी सप्लाई होती है। अब ये जो रेड सी, इस रास्ते को कहा जाता है, ये जो रेड सी है ये येमेन के हाउथीज के कंट्रोल में आता है। तो कुछ दिन पहले रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आया था, येमेन का ऐसा कहना था कि अब इस रास्ते से जो कोई भी टैंकर जाएगा उस पर हम लोग चार्ज लेंगे, जो भी यहां से टैंकर अप डाउन करेगा उससे हम लोग एक फीस लेंगे, ऐसा रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया था। तो वही जो खबर है येमेन ने अभी डिनाई कर दिया। येमेन ने कहा है कि भाई साहब हम लोग हमारा ऐसा कोई भी चार्ज लेने का प्लान नहीं है। तो काफी बेहतर न्यूज है। अगर चार्ज वगैरह लेता, रेड सी से जाने वाला हर एक टैंकर से अगर चार्ज वगैरह लेता तो हमारे इंडियंस के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत था, क्योंकि हमारा इंडियन टैंकर्स भी उस रास्ते से जाता है, उस रास्ते से हमारा भी काफी ज्यादा बिजनेस का लेन देन होता है। तो अगर येमेन जो है अगर चार्ज वगैरह लेता तो हमारा देश का इकोनॉमी भी डगमगा सकता था। तो फिलहाल के लिए तो ये काफी ज्यादा राहत का खबर है। देन अगर बात किया जाए तो इंडियाज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जस्ट बीट एफआईएस इन ए हिस्टोरिक फर्स्ट, यानी कि इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है एफआईएस के पैसे को भी बीट कर दिया है। तो ये हम इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात है कि इतना ज्यादा मार्केट के बुरे सिचुएशन पर भी इंडियन रिटेल इन्वेस्टर घबराने के बजाय उल्टा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, और जिसके वजह से एफआईएस को भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बीट कर दिया है। देन अगर बात किया जाए तो मैंने आपको बोला था कि कोस्पी यानी कि साउथ कोरिया का मार्केट 20% क्रैश हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 17% ऊपर है। तो ये जो 17% ऊपर है ये 1 डे का खेला है। अगर आप एक मंथ पे क्लिक करोगे भाई साहब 20% क्रैश हो चुका है। तो वोलेटिलिटी देख रहे हो, ये कोई
स्टॉक नहीं है, ये इंडेक्स है। जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी 50 होता है ना, तो ये इंडेक्स है। एक दिन में 17% ऊपर, एक महीना में क्लिक करोगे 20% क्रैश। तो इतना ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों है? तो इतना ज्यादा वोलेटिलिटी के पीछे का कारण ये है कि ये जो साउथ कोरिया का बाजार है, इसमें कुछ कुछ लिमिटेड ऐसा कंपनी है जो कंपनी का जो वेटेज है काफी ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैमसंग हो गया, और भी 2-4 एआई की, सेमीकंडक्टर की कुछ कुछ ऐसी कंपनी है जिन कंपनीज का वेटेज साउथ कोरिया का पूरा बाजार में काफी ज्यादा है, जिसके वजह से उन कुछ कंपनियों में अगर कोई दिक्कत या फिर कोई अच्छी खबर आती है तो पूरा का पूरा साउथ कोरिया का बाजार में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो फिलहाल साउथ कोरिया का बाजार में गिरने का कारण यह है कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ कुछ खराब न्यूज आ रहा है, जिसके वजह से उन सारी कंपनीज में दिक्कत आ रही है, और उसी के वजह से इतना ज्यादा साउथ कोरिया का बाजार डगमगा रहा है। अब इसका जो असर है हमारे इंडिया में पड़ने वाला नहीं है, यही चीज मैंने आपको बता दिया, क्योंकि काफी सारे लोगों का कमेंट्स भी आया था कि सर इसका असर इंडिया में पड़ेगा। तो डायरेक्टली तो कोई भी असर ऐसा नहीं पड़ने वाला है। देन अगर बात किया जाए, व्हाई इज जेप्टो प्लानिंग टू पोस्ट इट्स आईपीओ प्लान्स, यानी कि अगर आप जेप्टो का आईपीओ आने का वेट कर रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा कुछ दिन निराश होना पड़े, क्योंकि हो सकता है, ऐसा कोई फाइनल खबर नहीं है, ऐसा जेप्टो का प्लान है कि जेप्टो शायद अपने आईपीओ को और लेट कर सकता है, क्योंकि 1000 करोड़ जेप्टो को चाहिए था पैसा, और वो जो पैसा है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है जेप्टो का, फिलहाल का जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वही देने वाले हैं, ऐसा रिपोर्ट के थ्रू से खबर है। तो अगर 1000 करोड़ का जुगाड़ जेप्टो कर लेता है तो हो सकता है जेप्टो का आईपीओ आने में और भी बहुत समय लग सकता है। ठीक है ना? देन अगर Q1 की रिजल्ट की बात किया जाए तो इस बार का जो रिजल्ट है थोड़ा सा अजीबोगरीब आ रहा है। अजीबोगरीब का मतलब ये है कि जो मार्केट का लार्ज कैप कंपनी से, लार्ज कैप यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी से, उनका Q1 का रिजल्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। आपने नोटिस भी किया होगा, जो इंडेक्स की कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है, उनका रिजल्ट उतना मार्केट का एक्सपेक्टेशन जो है उसके हिसाब से नहीं आ रहा है। लेकिन जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, जो मीडियम साइज की कंपनी है, जो स्मॉल साइज की कंपनी है, वो लोग काफी धुआंधार रिजल्ट पेश कर रहा है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो अभी डाउन में है, लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वो सारा इंडेक्स टॉप पे है। इसके पीछे का रीजन यही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का जो रिजल्ट है Q1 का काफी बेहतर आ रहा है। तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, किसकी संख्या सबसे ज्यादा है, किसका वेटेज सबसे ज्यादा है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। देन अगर बात किया जाए तो इंडिया प्लान्स टू सोर्स अप टू 25% ऑफ एलपीजी इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस 2027, यानी कि भारत ये प्लान कर रहा है कि 2027 तक मोटा मोटी 25% एलपीजी को इंपोर्ट करने वाला है। कहां से? अमेरिका से भैया। अब ये जो खबर है काफी ज्यादा नेगेटिव खबर हो सकता है, क्योंकि देखो अब तक भारत जो है एलपीजी जो गैस है वो भारत अमेरिका से मोटा मोटी 9 से 10% इंपोर्ट करता है। अब भारत का प्लान है अमेरिका से अब 9 से 10% नहीं, 2027 तक 25% अमेरिका से खरीदेगा। अब जितना ज्यादा भारत अमेरिका से इंपोर्ट करेगा, जितना ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर बढ़ेगा, उतना ज्यादा मार्केट के लिए नेगेटिव है। क्योंकि आपको पता होगा अमेरिका भैया किसी का सगा नहीं है। जितने भी कंट्री ने आज तक अमेरिका से दोस्ती किया है हर कोई पछता रहा है। तो अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। तो आज नहीं तो कल अगर हम लोगों का डिपेंडेंसी उनके ऊपर बढ़ जाता है एलपीजी गैस से रिलेटेड, तो कभी भी वो लोग टैरिफ, टैक्स, अलग अलग डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो, बढ़ा के हमारे मार्केट को डिस्टर्ब करवा सकता है। तो जितना ज्यादा डिपेंडेंसी कम हो उतना अच्छा है, लेकिन इस खबर ने कहीं ना कहीं मार्केट को निराश जरूर कर दिया है। देन अगर रिसेंटली अमेरिका में एफओएमसी का मीटिंग हुआ तो उसका क्या आउटकम रहा? तो आउटकम वही हुआ जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, कोई भी रेट में चेंजेस नहीं आया। और ऊपर से एफएमसी का जो चेयरमैन है उन्होंने आने वाले समय का जो फोरकास्ट है वो काफी ज्यादा नेगेटिव कहा है कि आने वाले समय में यूएस में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा खतरा बन सकता है यूएस मार्केट के लिए। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो फिलहाल 87 ऑलमोस्ट 88 तक पहुंच चुका है, जो चीज मार्केट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। देन अगर बात किया जाए डॉलर टू आईएनआर की, तो कहीं ना कहीं यहां से एक अच्छी खबर यह है कि हमारा इंडियन रुपीस का वैल्यू थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है। देन अगर एफआईएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं एफआईएस लगातार 4-5 दिनों से लगातार इंडियन मार्केट में बाइंग कर रहा है, और ये हर किसी के लिए शॉकिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो 31 जुलाई को एफआईएस ने थोड़ा ही सही माल को खरीदा, फिर 30 जुलाई को भी खरीदा था, फिर 29 जुलाई को भी खरीदा था, 28 जुलाई को भी खरीदा था, उससे पहले नहीं खरीदा था। लेकिन पिछले 4 दिनों से एफआईएस जो है लगातार इंडियन मार्केट से खरीदारी कर रहा है, ये कहीं ना कहीं शॉकिंग है। अब क्या इसको एफआईएस का कमबैक माना जाएगा या फिर नहीं, तो मेरे हिसाब से इतना
इतना जल्दबाजी करना सही नहीं है। अभी तो सिर्फ 4 दिन लगातार खरीदा है, अभी आने वाले समय में देखा जाएगा कि आने वाले समय में वो माल को खरीदते हैं या फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ जाते हैं। तो इसको एफएस का कमबैक मानना थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकता है। देन अगर वीडियो के कंक्लूजन की बात किया जाए तो अभी तो पूरा का पूरा दुनिया का जो फोकस है वो वर्ल्ड वॉर 3 की ओर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग जो कंट्री है वो जो जुड़ते जा रहे हैं इस ईरान और यूएस का वार में, तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि कमिंग वीकेंड में यानी कि इसी हफ्ता ईरान पर खतरनाक अटैक करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हफ्ता है पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता होने वाला है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल राकेश जी की तरफ से आया है, कैसे पता लगाएंगे कि ये शेयर अच्छा है। राकेश जी बताना चाहूंगा, देखिए कोई भी शेयर अच्छा है या फिर बुरा है उसका पता लगाने का हर किसी का अलग अलग मेथड होता है। सबसे पहले आपका जो टाइम जोन है ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो उस शेयर में पैसा लगाओगे आपका टाइम कितना है, मतलब कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आपका जो टाइम जोन है वो शॉर्ट टर्म है, कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उसके लिए आपको शेयर में अलग अलग चीजों को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म है, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में अलग अलग चीजों को देखना पड़ता है। शॉर्ट टर्म के लिए मूवमेंट को देखा जाता है, चार्ट को देखा जाता है, टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को देखा जाता है, अलग अलग पीई रेशियो, पीबी रेशियो, बैलेंस शीट, अलग अलग चीजों को देखा जाता है, सेक्टर को देखा जाता है। तो पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछो, शेयर अच्छा है बुरा है वो पहले बाहर में जाए। आपका टाइम जोन कितना है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके लिए अलग अलग चीजों को देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे उसके लिए अलग अलग चीजों को देखना पड़ता है। अगला सवाल हीरा जी की तरफ से आया है, आप मोबाइल पर उसे एप्स में पैसे डालकर दिखाइए सर, कुछ पैसे डालकर या फिर ऐसे करिए जिससे हमें पूर्ण रूप से प्रायोरिटी पता चल सके। मैं समझ सकता हूं आपका सवाल क्या है, यानी कि मैं कोई भी अपने वीडियोस के माध्यम से आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को सिखाता हूं या फिर शेयर कैसे खरीदे बेचे ये सब सिखाता हूं, तो उसमें मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाता हूं, और आप वही कहना चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकली करके आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊं। तो हीरा जी मैं भी चाहता हूं कि प्रैक्टिकली करके आपको सिखाऊं, लेकिन जाने अनजाने रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में चीजों को खरीद कर बेच कर नहीं सिखा सकता। बहुत सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं हमारे ऊपर, जिसके वजह से मजबूरन मुझे आपको ऑफलाइन सिखाना पड़ता है, लाइव आपको नहीं सिखा सकता, और ये रूल्स के ही खिलाफ है, तो माफी चाहूंगा। अगला सवाल बीजमैन जी की तरफ से आया है, सर कहाँ रहते हैं आप, एक बार मिलना चाहते हैं हम। तो बीजमैन जी मैं आसाम से हूँ, कभी मिलना होगा तो आसाम में आ जाइए। अदरवाइज अगर कभी फ्यूचर में कोई सेमिनार वगैरह करता हूँ तो आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करूंगा, आप आ जाइएगा, वहाँ पे मिल लेंगे। तो अभी तो वैसा कुछ प्लान नहीं है सेमिनार वगैरह करने का, लेकिन फ्यूचर में जरूर प्लान है। तो जब भी वैसा कुछ प्लान होगा तो जरूर मैं आप सभी लोगों को अनाउंसमेंट कर दूंगा, तब आप आइएगा। आएंगे या फिर नहीं आएंगे कमेंट सेक्शन में यस या फिर नो लिख दीजिएगा, ताकि मेरे को भी पता चले कि आप लोग मेरे से मिलने के लिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या फिर इंटरेस्टेड नहीं हो। आखिरी सवाल आया है हर्षित जी की तरफ से, ब्रदर ये बताओ डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें कंपनी का। तो हर्षित जी बताना चाहूँगा, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हमारे चैनल पर डिटेल कोर्स है, फ्री की वीडियोस को देखकर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख सकते हो। वो जानना है कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और ट्रेडिंग को अगर आपको फ्री में सीखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और अगर आप सभी के मन में भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।